नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी का चीन को सख्त संदेश, विस्तारवाद का युग खत्म, यह है विकासवाद का समय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अचानक लेह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश दिया। भारतीय सेना के जवानों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का समय आ गया है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है, विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार है। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा अहित किया, मानवता को विनाश करने का काम किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो जाए तो उसने हमेशा ही विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हुई हैं। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी मेहनत लगती है और आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी के बयान पर चीन का जवाब, हमें विस्तारवादी कहना आधारहीन। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह में दिए गए संबोधन पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास ने कहा है कि हमें विस्तारवादी कहना आधारहीन है। हमने 14 में से 12 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझाया है। आपको बता दें कि चीनी दूतावास ने कहा है कि चीन ने वार्ता के माध्यम से अपने 14 पड़ोसी देशों में से 12 के साथ सीमा विवाद सुलझाया है। चीन को विस्तारवादी रूप से देखना आधारहीन है। आपको बता दें कि पीएम मोदी शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचे। उन्होंने यहां पर जवानों को संबोधित किया। पीएम ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधा। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत अब पाकिस्तान और चीन से नहीं करेगा बिजली उपकरणों का आयात। बिजली मंत्री आर.के. सिंह का है ये बयान। दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी सेना के भारतीय सीमा में प्रवेश करने के नापाक मंसूबे उसके देश पर अब बहुत भारी पड़ रहे हैं। चीन को अब भारत सरकार आर्थिक मोर्चे पर घेर रही है। भारत सरकार ने चीन से बिजली उपकरण आयात नहीं करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी अब भारत कोई बिजली उपकरण नहीं खरीदेगा। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर.के. सिंह ने कहा कि चीन और पाकिस्तान से उपकरणों के आयात को विशेष रूप से निरीक्षण के आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के डिस्कॉम्स को चीनी कंपनियों को उपकरण की आपूर्ति के आदेश नहीं देने चाहिए। शुक्रवार सुबह राज्य के ऊर्जा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने देश में सभी चीजों का उत्पादन करते हैं। भारत 71,000 करोड़ रुपए के बिजली उपकरण आयात करता है, जिसमें कि 21,000 करोड़ के उपकरण चीन से आते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि फिलीपींस की चीन को चेतावनी, सैनिकों का अभ्यास रोके वरना होंगे गंभीर परिणाम। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरी तरह से घिरता दिख रहा है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से भारत के साथ स्थिति तनावपूर्ण है। तो अब फिलीपींस ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन विवादित दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य अभ्यास को जारी रखता है तो वह गंभीर प्रतिक्रिया करेगा। इस बीच लद्दाख मामले पर जापान ने भी भारत का समर्थन किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलीपींस के विदेश सचिव ने शुक्रवार को चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन विवादित दक्षिण चीन सागर में चीनी सैनिक अभ्यास जारी रखता है तो फिलीपींस गंभीर प्रतिक्रिया करेगा। आपको बता दें कि चीनी समुद्री अधिकारियों ने सभी जहाजों को अभ्यास के क्षेत्र में नेविगेट करने से रोका हुआ है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 5 जुलाई को लगने वाला है साल का तीसरा चंद्र ग्रहण, जाने भारत पर असर। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 जुलाई रविवार के दिन इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। एक महीने के अंदर ही लगने वाला ये तीसरा ग्रहण है। ये ग्रहण वास्तविक चंद्र ग्रहण न होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। आपको बता दें कि उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक लिहाज से बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती। 5 जुलाई को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण सुबह 8:37 पर शुरू होगा, जो 11:22 तक समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये चंद्र ग्रहण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ग्रहण काल में चंद्रमा कहीं से कटा हुआ होने की बजाय अपने पूरे आकार में नजर आएगा। ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा धनु राशि में होगा।
दोस्तों आपको बता दें कि 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण 1 महीने के अंदर ही लगने वाला यह तीसरा चंद्र ग्रहण होगा। 5 जून को चंद्र ग्रहण लगा था, 21 जून को सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को फिर से चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने पिछली बार सूर्य ग्रहण को देखा था? अगर देखा था तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मारुति अब किराए पर देगी नई कार, जानिए कैसे पूरी कर सकते हैं अपनी जरूरत। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी में ट्रेवल करने के लिए कार लीज पर लेना चाहते हैं तो देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर लाई है। कंपनी ने इसे मारुति सुजुकी सब्सक्राइब ब्रांड नाम से पेश किया है। दोस्तों आपको बता दें कि लीज की ऑटो योजना में कोई भी कंपनी थोड़े समय के लिए ग्राहक को उसके पर्सनल यूज के लिए शर्तों के साथ वाहन देती है। इसके लिए ग्राहक को कार की पूरी कीमत देकर खरीदना नहीं होता और कार पर अंतिम मालिकाना हक भी कंपनी का बना रहता है। ग्राहक जब तक कार अपने पास रखेगा तभी तक उसे किराया चुकाना होता है। दोस्तों आपको बता दें कि मारुति के मुताबिक शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंपनी ने गुरुग्राम और बेंगलुरु में इसकी सेवा की शुरुआत की है, परंतु जल्दी ही इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि खाने के तेल की नहीं होगी अब खुली बिक्री, केंद्र ने राज्य सरकारों से रोक लगाने को कहा, कार्रवाई भी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने खाने के तेल में मिलावट पर नकेल कसने के मकसद से राज्य सरकारों को सरसों तेल समेत खाने के दूसरे तेलों की खुली बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए राज्य सरकारों से खाने के तेल की खुली बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है। दोस्तों आपको बता दें कि पासवान ने कहा कि नियमों के उलट खाने के तेल की खुली बिक्री होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिससे मिलावट का खतरा है। आपको बता दें कि पीटीआई की एक खबर के मुताबिक इससे पहले मंत्रालय की तरफ से राज्यों को लिखी चिट्ठी में खाने के तेल की खुली बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से मिलावट पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सभी यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट, प्राइवेट ट्रेन के किराए का भी रेलवे ने तैयार किया है फार्मूला। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर चलाया जाएगा। इन ट्रेनों के किराए को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव का कहना है कि किराया महंगा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 5% ट्रेनों को ही प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया जाएगा, बाकी 95% ट्रेनों को रेलवे चलाएगा। अप्रैल 2023 तक प्राइवेट ट्रेन देश में चलने लगेंगी। उनके मुताबिक जल्द ही यात्रियों को कंफर्म टिकट की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे भी अत्याधुनिक कोच का इस्तेमाल करना चाहता है। यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे की होगी। साथ ही प्राइवेट ट्रेनों में ड्राइवर और गार्ड रेलवे के होंगे। सिर्फ कोच का ऑपरेशन प्राइवेट ऑपरेटर को दिया जाएगा, यानी कि साफ सफाई और फूड सप्लाई। दोस्तों आपको बता दें कि उनके मुताबिक जल्द ही यात्रियों को कंफर्म टिकट की व्यवस्था की जा रही है। अभी 13.3% रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को ट्रेन का बर्थ मिले। एक आंकलन के मुताबिक 2019 में 8.4 करोड़ यात्रियों ने ट्रेन से यात्रा की। 2030 में यह आंकड़ा 13 करोड़ होने की संभावना है, जबकि 2040 तक 18 करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करेंगे। ऐसे में रेलवे के ढांचागत विकास और दूसरे इंतजाम करना जरूरी है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है HDFC बैंक 10 सेकंड में दे रहा है वाहन लोन, 1000 शहरों के लोग उठा सकेंगे फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि HDFC बैंक ने अपने डिजिटल व्हीकल लोन स्कीम का विस्तार 1000 शहरों तक करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत वाहन लोन सिर्फ 10 सेकंड में दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि कई अध्ययनों और सर्वे में ये बात सामने आई है कि संक्रमण के काल में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय निजी वाहनों में सफर करना पसंद करेंगे। इसके मद्देनजर बैंक की यह घोषणा काफी मायने रखती है, खासकर इसलिए भी क्योंकि ऑटो सेक्टर के आंकड़ों से यह बात पता चली है कि संक्रमण से कम प्रभावित गैर महानगरीय इलाकों में वाहनों की बिक्री बढ़ी है। दोस्तों आपको बता दें कि HDFC बैंक ने बृहस्पतिवार को अपने लोन स्कीम के विस्तार का ऐलान किया। महामारी के दौरान प्लांट में उत्पादन बंद होने और इसके साथ ही साथ डीलरशिप शोरूम बंद रहने से ऑटोमोबाइल सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कारणों को ध्यान में रखते हुए लोग सार्वजनिक परिवहन की तुलना में निजी वाहन के इस्तेमाल को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि HDFC बैंक का दावा है कि यह सबसे तेजी से मंजूर होने वाला ऑनलाइन व्हीकल लोन है। बैंक ग्राहकों को यह लोन प्री अप्रूव्ड यानी कि पहले से मान्य पेशकश के जरिए उपलब्ध करवाएगा। दोस्तों अगर आप भी व्हीकल लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली NCR में फिर से भूकंप, साल में 10 से ज्यादा बार लग चुके हैं झटके।
दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बीते कुछ दिनों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के कारण लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। अब दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बीते करीबन 2 महीनों की ही बात करें तो दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप आ चुका है। हालांकि राहत की बात ये रही कि कम तीव्रता के कारण किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। दरअसल भूकंप को मापने के लिए भारत को जोन 2, जोन 3 और जोन 4 और जोन 5 में बांटा गया है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास का इलाका जोन 4 में आता है। ये वो जोन है जहां पर 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली काफी संवेदनशील इलाका है। भूकंप के लिहाज से दिल्ली कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि बीते 1 साल में ही दिल्ली एनसीआर में 10 से ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जेईई मेंस एडवांस और नीट 2020 की परीक्षाएं स्थगित। एचडीआर मंत्री निशंक ने बताया कि कब होंगी परीक्षाएं। दोस्तों आपको बता दें कि जेईई मेंस एडवांस और नीट 2020 की परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जेईई मेंस और नीट 2020 स्थगित कर दी गई है और इसके साथ ही नए सिरे से तारीखों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि जेईई मेंस एडवांस और नीट 2020 की परीक्षाएं अब सितंबर में आयोजित की जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि जेईई मेंस 2020 को 1 से 6 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित होगी, जबकि आपको बता दें कि नीट 2020 की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 300 शहरों में आटा, दाल और चावल की डिलीवरी करेगा अमेजन। शुरू की है ये सर्विस। दोस्तों आपको बता दें कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया अब आपको आटा, दाल और चावल की सप्लाई भी करेगा। कंपनी ने अपनी अमेजन पेंट्री सेवा का विस्तार 300 शहरों तक करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि कंपनी की यह सेवा ग्राहकों को किराना सामान खरीदने की सुविधा देती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अमेजन इंडिया के मुताबिक इस साल मार्च तक देश के 110 शहरों में कंपनी अपनी किराना सेवा शुरू कर चुकी है। कंपनी तेजी से अपनी पेंट्री सेवा का विस्तार कर रही है ताकि महामारी के दौरान लोग घरों से बाहर निकले बिना जरूरी सामान की खरीदारी कर सके। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रेहड़ी और फेरी लगाने वालों के लिए अच्छी खबर, शहरों में मिलेगी जगह, बिना गारंटी के लोन भी मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि रेहड़ी और फेरी लगाकर अपना घर परिवार चलाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। शहरों में 1 लाख रेहड़ी और फेरी वालों के लिए जगह मिलेगी। इन लोगों को बैंकों के जरिए 10,000 रुपए तक का लोन भी बिना गारंटी के मिलेगा, जिसका 7% ब्याज हरियाणा सरकार चुकाएगी। छोटे दुकानदारों को स्थानीय निकायों में पंजीकरण अवश्य कराना चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदा की दशा में 10 लाख रुपए तक का क्षतिपूर्ति हो सके। दोस्तों अभी ये सुविधा सिर्फ हरियाणा राज्य के लिए है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में पूरे देश में इस सुविधा को लागू किया जाए। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देगी सरकार। योगी बोले किसी को बख्शेंगे नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मुठभेड़ में घायल हुए पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। कानपुर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने शहीदों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। इसके अलावा असाधारण पेंशन भी देने की घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि शहीदों के परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि WHO का दावा, पालतू जानवरों से महामारी के फैलने का खतरा बेहद कम। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में महामारी से अब तक लाखों लोगों ने दम तोड़ दिए हैं। भारत में भी हर दिन महामारी का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पालतू जानवरों से महामारी के फैलने का खतरा बेहद कम होता है। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के फैलने के साथ ही इससे जुड़े मिथक भी खूब फैल रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि ये खतरनाक महामारी आपके जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है, तो कभी कहा जा रहा है कि जानवरों के द्वारा ये महामारी आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। या दोस्तों आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने कहा कि कई जानवर भी इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं, लेकिन पालतू जानवर से इसका फैलना बिल्कुल ही मुश्किल है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी बोले कोई तो झूठ बोल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन के कथित अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाखी कह रहे कि चीन ने हमारी जमीन ले ली और प्रधानमंत्री कह रहे कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। साफ तौर पर कोई तो झूठ बोल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कि कई लोग कह रहे हैं कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में घुस गए हैं।
आपको बता दें कि पीएम मोदी के लेह दौरे के दौरान ही राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करके सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी को संबित पात्रा ने दिया जवाब, कहा कि आप नेता बनने के लायक नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के दौरान इस मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता एक दूसरे पर लगातार छींटाकशी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों दलों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। संबित पात्रा ने शुक्रवार को अपने एक ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप झूठ और बेबुनियाद खबर फैलाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करके सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री हमारे जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए मोर्चे पर थे। आप एक नेता बनने के लायक नहीं हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन